कहने को तो इंडिया डेमोक्रेसी है, लेकिन डेमोक्रेसी जैसा रवैया यहाँ पर देखने को नहीं मिलता अपोजिशन पार्टीज को, क्योंकि जब वो हारती हैं तब वो ईवीएम और इलेक्शन कमीशन दोनों के ऊपर सवाल खड़े करती है। लेकिन जिस स्टेट में वो जीत जाती है वहां पर सब बिल्कुल सही रहता है। अभी आम आदमी पार्टी का एग्जाम्पल ले लीजिए। पंजाब में जीती तो वहां पर बिल्कुल सब सही था, लेकिन दिल्ली में हारे थे अरविंद केजरीवाल तो वहां पर ईवीएम ने घोटाला किया था। सेम बात अभी वहां बंगाल में देखने को मिली। ममता बनर्जी पिछले 3 टर्म से वहां पर सीएम थी, तब से ईवीएम ही तो इलेक्शन कंडक्ट करवा रही थी ना, लेकिन सबसे बिल्कुल सब सही था, कोई इलेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन इस बार वहां पर वो हार गई तो इलेक्शन के रिजल्ट को ही एक्सेप्ट करने से मना कर, और इतना बड़ा वॉयलेंस देखने को मिला बंगाल के अंदर कि वहां पर शुवेंदु अधिकारी के पीए तक को गोली मार दी गई। और वहां पर ममता बनर्जी ने तो साफ कह दिया कि मैं रेजिग्नेशन ही नहीं दूंगी, और ये भी धमकी दी है कि मैं इंटरनेशनल कोर्ट तक जाऊंगी। अब भाई यहाँ पर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है ना, आप इंटरनेशनल कोर्ट में क्या, आप कहीं दूसरे देश से हो क्या। और रही बात ईवीएम में धांधली की, देखिए इलेक्शन कमीशन ने टाइम टू टाइम ये सबको चैलेंज किया है, सारी पॉलिटिकल पार्टीज को चैलेंज किया और दूसरे एक्सपर्ट्स को भी, कि जो भी इसको हैक कर सकता है वो हमको हैक करके दिखा दे। इलोन मस्क का रिसेंटली ट्वीट आया, उन्होंने बोला कि नहीं ईवीएम को हैक किया जा सकता है तो बैलेट पेपर से ही इलेक्शन होने चाहिए कंडक्ट इंडिया के अंदर। अरे भाई तुम इतने बड़े टेक्नीशियन हो तो आके करके दिखा दो ना इलेक्शन कमीशन के सामने। इलेक्शन कमीशन जब ये चैलेंज करता है तब कोई नहीं आता है उसको हैक करने के लिए, लेकिन बाद में सारे एक्सपर्ट बन जाते हैं। और रही बात उनके रेजिग्नेशन की, देखिए वो उनका टर्म खत्म होते ही संविधान में साफ साफ लिखा हुआ है कि जिस दिन से पहली मीटिंग होगी विधानसभा की उस दिन से ठीक 5 साल बाद में वो खुद पे खुद ही उनका टर्म एक्सपायर हो जाएगा, यानी कि 8 मई को उनका टर्म एंड हो रहा है, चाहे वो रेजिग्नेशन दे या ना दे। और रही बात उनकी सवालों की कि वो बोलते हैं कि धांधली हुई है, तो आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला इलेक्शन पिटीशन, अगर कोई भी करप्ट प्रैक्टिस हुई है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 में ये दिया हुआ है, अगर कोई भी करप्ट प्रैक्टिस हुई है इलेक्शन के अंदर या फिर वहां के रिटर्निंग ऑफिसर ने कोई भी किसी तरह का रूल फॉलो नहीं किया है, तो आप सीधा हाई कोर्ट में इलेक्शन पिटीशन फाइल कर सकते हैं। हाई कोर्ट उस इलेक्शन को नलिफाइड कर देगा, वो डिक्लेयर कर देगा। और दूसरा ऑप्शन है ममता बनर्जी के पास रिट पिटीशन फॉलो करने का। अगर उनको लगता है एसआईआर में गलत लोगों के नाम डिलीट किए गए हैं और जानबूझ के डिलीट किए गए, तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जा सकते हैं, वहां पर पिटीशन फाइल कर सकते हैं आर्टिकल 32 के अंदर, जिसमें सुप्रीम कोर्ट इस चीज को देखेगा कि भाई सही हुआ है कि गलत हुआ है, तो फिर वो उसी हिसाब से एक्शन लेंगे आगे। देखिए इसमें साफ बात ये होती है कि गवर्नर के पास में ये ऑप्शन होता है कि ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर वहां पर कोई भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या सीएम अपने पद पर बना रह सकता है। लेकिन जिस दिन ही गवर्नर को ये लगा कि इनके पास मेजोरिटी नहीं है, तो गवर्नर उनको अपने आप से ही पद से हटा सकते हैं, गवर्नर को किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती। यही तो केस सिंपल हो रहा है ना तमिलनाडु के अंदर। टीवीके के पास में 112 सीट्स बन रही, 112 विधायक बन रहे, लेकिन टोटल मेजोरिटी 118। तो अब वो बार बार जाते हैं, 2 बार जा चुके हैं लेटर ऑफ इंटेंट लेके उनके पास में, गवर्नर के पास में, कि हमको सरकार बनानी है, लेकिन गवर्नर ने बोल दिया कि भाई पहले पूरे 118 पूरे करो, इसके बाद से मैं